नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। जैसे जैसे दिन आगे बीत रहे हैं, एनसीपी के दोनों धड़ों के बीच की लड़ाई, शरद पवार के धड़े और अजीत पवार के धड़े की लड़ाई, चाचा भतीजे की लड़ाई बड़ी ही दिलचस्प होती जा रही है। एक तरफ इन दोनों ही धड़ों ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर के सामने एक दूसरे के विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए अर्जियां दाखिल कर रखी हैं, जिन पर की फैसला जनवरी के आखिर तक आने की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग में भी ये दोनों गुट एक दूसरे के सामने हैं। चुनाव आयोग में सुनवाई चल रही है, आज भी सुनवाई हो रही है और बीते चंद दिनों से कई बार सुनवाई हो चुकी है कि आखिर एनसीपी असली किसकी, अजीत पवार की या फिर शरद पवार की। जिसको भी चुनाव आयोग असली एनसीपी के तौर पर मान्यता देगा, पार्टी का आधिकारिक नाम भी उसे मिलेगा और चुनाव चिन्ह जो की घड़ी है वो भी उसके हिस्से आएगी। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले हफ्ते 10 दिनों में चुनाव आयोग अपना फैसला सुना देगा। लेकिन विधानसभा और चुनाव आयोग के अलावा अब इन दोनों ही गुटों की लड़ाई संसद तक भी पहुंच गई है और संसद के दोनों सदनों को खत लिखे गए हैं एक दूसरे गुट के सांसदों को अयोग्य घोषित करने के लिए। अगर बुधवार के दिन की बात करें तो बुधवार के दिन शरद पवार गुट की ओर से राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को खत लिखा गया और यह कहा गया कि प्रफुल्ल पटेल, जो कि अजीत पवार गुट के राज्यसभा सांसद हैं, उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाए क्योंकि उन्होंने पार्टी विरोधी काम किया है और दल बदल कानून का उल्लंघन किया है। तो इस तरह की शिकायत की गई। दूसरी ओर अजीत पवार के गुट ने भी पलटवार किया और अजीत पवार के गुट ने राज्यसभा और लोकसभा दोनों के चेयर को खत लिखा। लोकसभा के स्पीकर को उन्होंने खत लिखा, ओम बिरला को, और यह कहा कि श्रीनिवास पाटिल, जो लोकसभा सांसद हैं शरद पवार गुट के, उनको, और मोहम्मद फैजल, जो कि लक्षद्वीप से लोकसभा के सांसद हैं एनसीपी के लिए, उन दोनों को ही अयोग्य घोषित कर दिया जाए उसी ग्राउंड पर। इसके साथ ही राज्यसभा के सभापति को भी खत उन्होंने लिखा और कहा कि वंदना चौहान और फौजिया खान, ये जो दो सांसद हैं जो कि वफादार हैं शरद पवार गुट के प्रति, इनकी भी जो है सदस्यता जो है खत्म कर देनी चाहिए, अयोग्य इन्हें घोषित कर देना चाहिए। तो इस तरह ये लड़ाई चाचा भतीजे की अब संसद तक पहुंच गई है। लेकिन इसमें दिलचस्प बात क्या है, यहां पर एक जो अहम बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि जब अजीत पवार गुट ने शरद पवार गुट के सांसदों के खिलाफ शिकायत की उन्हें अयोग्य घोषित करने के लिए दोनों ही सदनों में, तो इन दोनों ही सदनों में अजीत पवार के अपने एक एक रिश्तेदार भी बतौर सांसद मौजूद हैं। राज्यसभा में शरद पवार हैं, तो लोकसभा में सुप्रिया सुले हैं, तो बारामती से सांसद हैं। तो अजीत पवार के गुट ने बाकी सांसदों को तो जो है अयोग्य घोषित करने की शिकायत की, लेकिन अपनी चचेरी बहन सुप्रिया सुले को छोड़ दिया और चाचा शरद पवार को छोड़ दिया। तो अब यही बात जो है महाराष्ट्र में चर्चा का विषय है कि अगर आप सियासी तौर पर लड़ाई में उतरे हैं तो फिर ऐसे में पारिवारिक रिश्तों को क्यों सामने लाया जा रहा है? आपने फिर सुप्रिया सुले को भी अयोग्य घोषित करने की शिकायत क्यों नहीं की? आपने चाचा शरद पवार को अयोग्य घोषित करने की शिकायत क्यों नहीं की? भले ही ये दोनों लोग आपके करीबी रिश्तेदार हैं, लेकिन अब राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, आपने इनसे बगावत की है, आप इनसे अलग हुए हैं। तो अगर आप कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं तो जो आपके रिश्तेदार हैं उनको आप छोड़ देंगे और जो रिश्तेदार नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। यह कहां का न्याय है? लेकिन इसमें और भी कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट हैं, वो कुछ और भी देख रहे हैं। उनको लगता है कि कुछ और ही खिचड़ी पक रही है, क्योंकि जब से अजीत पवार ने बगावत की है चाचा शरद पवार से, तब से लेके अब तक कम से कम 4 से 5 बार दोनों के बीच मुलाकात हो चुकी है और एक तो मुलाकातें गुपचुप तरीके से हुई हैं, लेकिन मीडिया में उनकी मुलाकात की खबर लीक हो गई और ये दोनों लोग मिलते हुए पकड़े गए। हालांकि दोनों ही तरफ से ये कहा गया कि हमारा तो पारिवारिक संबंध है, हम तो एक ही परिवार के हैं, तो हम मिल सकते हैं भले ही हमारा राजनीतिक विरोध हो। तो इस वजह से हम लोग मिल रहे हैं। लेकिन
लोकसभा चुनाव की नजर से देखें अगले साल जो आ रहा है, तो कई लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो अंडर करंट चल रहा है, कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है इन चाचा भतीजा के बीच में, जो फिलहाल सामने नहीं आ रही है। क्योंकि शरद पवार हमेशा झटका देने के लिए जाने जाते रहे हैं। इससे पहले भी कई बार उन्होंने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा नहीं था। साल 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे, तो उसके पहले शिवसेना और बीजेपी ने अलग अलग मिलकर चुनाव लड़ा था और देवेंद्र फडणवीस के पास पर्याप्त बहुमत नहीं था विधानसभा में बहुमत प्रस्ताव जीतने का, विश्वास मत हासिल करने का। तो ऐसे में शरद पवार ने अपने विधायकों को मतदान से हटा दिया। अब जो बहुमत का आंकड़ा था वो गिर गया और फिर देवेंद्र फडणवीस बड़ी आसानी से मुख्यमंत्री बन गए। जबकि बीजेपी और एनसीपी विरोधी पार्टी थे, तब एनसीपी में विभाजन तो हुआ नहीं था। आज एनसीपी का एक धड़ा बीजेपी के साथ में है, लेकिन तब एक ही एनसीपी थी और एनसीपी बीजेपी के खिलाफ थी। लेकिन फिर भी शरद पवार ने ऐसा फैसला लेके चौंका दिया। इसके बाद साल 2019 को लीजिए, शरद पवार ने शिवसेना के साथ हाथ मिला लिया, जिस पार्टी के साथ करीब 4 से 5 दशक जिसके साथ दुश्मनी रही, जिसके खिलाफ उनकी राजनीति रही, ऐसी पार्टी के साथ शरद पवार ने हाथ मिला लिया, सरकार बना ली। अब शरद पवार जो इंडिया गठबंधन बना है बीजेपी विरोधी पार्टियों का, उसके एक प्रमुख चेहरे के तौर पर हैं। लेकिन इस गठबंधन में भी कई बार उनकी भूमिका पर सवाल उठाए गए। जब बेंगलुरु में इनका सम्मेलन हुआ, उनकी बैठक हुई, 2 दिनों की बैठक में एक दिन तो ये गए ही नहीं, और जब दूसरे दिन गए तो इन्होंने कोई बात ही नहीं की। तो इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि साल 2024 का चुनाव आते आते शरद पवार किस करवट बैठते हैं। क्या वो इंडिया गठबंधन के साथ बने रहते हैं या फिर कोई फैसला लेकर सभी को चौंकाते हैं। तो अभी जिस तरह से मामला संसद तक गया है और जिसमें शरद पवार और सुप्रिया सुले का नाम अजीत पवार ने नहीं दिया शिकायती खत में, तो उसको लेकर भी अब चर्चाओं का बाजार गर्म है। और क्या कुछ इनके बीच खिचड़ी पक रही है और पक भी रही है या नहीं, ये हो सकता है कि जल्द ही सामने आ जाएगा। तो महाराष्ट्र की सियासत की जो कुछ भी हलचल रहेगी, हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।